हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी आज आप लोग के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम बहुत दिन बाद अपने स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, जो कि घर आए हुए हैं। तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी कुछ करके ही जाएं। छुट्टी थोड़ा सा हमारा था, उसी में चले आए हैं। तो आज हम लोग ठीक है ना, क्लास 9th के लिए, और हालांकि वास्तव में अगर देखा जाए क्लास 9th के लिए ही नहीं बल्कि ये क्लास 10th के लिए भी वीडियो उपयोग साबित होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक मैं बताऊंगा। जिसको वृत्त कुछ ना आता हो वो आज इस वीडियो को देख करके ऐसा फील करेगा कि आज तो वृत्त में बहुत कुछ मैं जान गया और मैं जीरो से आज आपको हीरो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, देखते हैं। कुछ हम समय बचाने के लिए हमने जो परिभाषाएं हैं किताब की भाषा में उसको मैंने लिख दिया है, और ये परिभाषा बहुत सटीक है। ऐसा किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बुकों का संयोजन है, कुछ अपने मन से है, इंक्लूड कर दिए हैं, और डिफिनीसन है, और हम एक एक करके डिफिनीसन विथ फिगर समझाते हुए चलेंगे आपको, और समझ में आपको आएगा, ये मेरा वादा है। जिसमें से पहला हेडिंग है सर्कल। सर्कल क्या है, वृत्त क्या है। तो वृत्त की परिभाषा हमने लिखा है कि किसी समतल में एक बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे, वृत्त कहलाता है। तो आइए इस लैंग्वेज को, इस भाषा को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। लिखा है किसी समतल में, तो वृत्त कहाँ बनता है, एक समतल में बनता है। असमतल 2D होता है। तो पहला चीज यहां से आज ये भी जान जाइए कि वृत्त हमारा 2D होता है, द्विविमीय होता है, और गोला हमारा 3D होता है, त्रिविमीय होता है, जिसके फलस्वरूप गोला का आयतन निकाला जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्षेत्रफल में दो चीज होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी, ठीक है ना, कोई भी आकृति हो और उस आकृति अगर एक समतल का है तो उसका हम क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी समतल में, तो हमने बताया समतल जो हमारा होगा बेटा वो 2D होगा, और एक बिंदु, ठीक है ना, का बिंदु पथ जो इस प्रकार गमन करता है, चलता है, कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे, वृत्त कहलाता है। आप कभी भी वृत्त बनाते होंगे अगर एक आइडियल, एक आदर्श, तो एक प्रकार की सहायता से बनाते हैं। प्रकार में क्या करते हैं, आप उसके नोक को वहां फिक्स कर देते हैं, उसके नोक को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरा जो होता है उसको गमन कराते हैं। क्या घटाते बढ़ाते हुए गमन कराते हैं, क्या नहीं, वो क्या करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के इसके चारों तरफ हम रोटेट कर देते हैं, तो जा करके कुछ हमारा इस प्रकार से एक फिगर बनता है। यही जो फिगर होता है, यही जो आकृति होती है वो वृत्त की होती है, और जहां पर उसका नोक होता है, स्थिर होता है, इसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। और ये वास्तव में बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। इन्हीं बिंदुओं के बिंदु पथ को जब हम मिला देते हैं तब मिला जुला करके एक हमारा वक्राकार रेखा बन जाता है, वक्राकार। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा गया है, एक ही वृत्त की, अच्छा हाँ, नोट में उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, जो स्थिर बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र। इसे सी से भी कर सकते हैं, ओ से भी कर सकते हैं, आप सी से भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r कहते हैं। ये जो हमारा केंद्र है और ये जो परिधि है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या की अंग्रेजी रेडियस होती है, इसलिए इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, और जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वृत्त होगा, उस वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं
वो समान होती हैं। एक आदर्श वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं भैया। ऐसा नहीं कि आप हाथ से ही बना दीजिए काम हो गया, नहीं, वो आइडियल सर्कल नहीं है बेटा। आइडियल सर्कल तब होगा जब उसका केंद्र निश्चित होगा और उसकी दूरी हर जगह नियत होगी, तब वो एक आइडियल सर्कल होगा। और उस सिचुएशंस में उसकी जितनी रेडियस होंगी, त्रिज्या, कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस, देन यू कैन से दैट, ठीक है ना। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो आप साफ साफ स्पष्ट रूप से कहेंगे सर केंद्र होगा, परिध होगा, उनके बीच का डिस्टेंस होगा, वही दूरी कहलाता है। कोई पूछेंगे आपके सर जी कि बताओ बेटा एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो आपका उत्तर होगा सर जी एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कोई पूछे एक वृत्त की अनंत त्रिज्याओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं, असमान होती हैं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा। अगला हेडिंग आता है हमारे पास परिधि, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है? कह रहा वृत्त को निर्माण करने वाले सभी बिंदु, जैसे मान लेते हैं हमने अभी आपको वृत्त बनाया, ठीक है ना, जैसे ये हमारा एक बेटा वृत्त है। अब यहाँ हमारे पास ये आइडियल नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ तो प्रकार ना कुछ है, मैं समझा रहा हूँ केवल, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, वृत्त को निर्माण करने वाले सभी बिंदु, ये जो बना है वक्राकार रेखा बेटा, वो डायरेक्टली नहीं, वो बिंदु है। सपोज करो कई सारे बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, इसके इनफाइनाइट पॉइंट हैं। अब कह रहा है कि वृत्त को निर्माण करने वाले सभी बिंदु जिस वक्र रेखा पर स्थित होते हैं, उस वक्र रेखा की जो लंबाई होती है, इसी वक्र रेखा की जो लंबाई होगी ना, वही क्या कहलाएगी, उसका परिधि कहलाता है। इसके बाद में हमने बताया कि परिधि को दूसरे भाषा में परिमाप भी कहते हैं, और परिमाप का संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन माप, परि का मतलब होता है चारों तरफ का माप, वही कहलाता है परिमाप। आप चाहे परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद परिधि की अंग्रेजी सी से शुरू होती है, इसलिए इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्त की जो परिधि होती है, परिमाप होती है, वो सी बराबर 2πr होता है, जहां आर उस दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। बात आती है पाई की, तो पाई के बारे में आप बहुत अच्छे से जानकार हैं। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होता है, लेकिन ये जो माना गया है वो 3.14 ही माना जाता है। और अगर दूसरे भाषा में देखा जाए भिन्नात्मक में, तो 22/7। अब बात बच्चों के सामने ये आती है कि कहाँ ये रखें कहाँ ये रखें, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ रखा जाए जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। वो जब सवाल क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको वहाँ बता भी देंगे। ये हो गया। अगला हेडिंग आता है साकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। नाम से स्पष्ट है, साकेंद्रीय, नाम से स्पष्ट है भैया, समकेंद्रीय, ठीक है ना। देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करें ना, तो साधन केंद्रीय, मतलब एक वृत्त, ऐसे वृत्त, ठीक है ना, जिसका केंद्र समान हो, क्या कहलाता है, सनकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। इसमें कम से कम 2 वृत्त हो सकते हैं और अधिक से अधिक जितना आप खींच पाइए। जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, प्रकार ले लीजिए। सपोज करिए मेरा हाथ प्रकार है, जिसमें से ये नोक है और ये हमने पेंसिल को इसमें भर दिया। अब आप क्या करिए, एक सर्कल आप ऐसे बना दीजिए, एक सर्कल ऐसे बनाए यहाँ रख करके, फिर वही पॉइंट, ये ध्यान रहे कि उसकी जो नोक है वो वहाँ से हिलना नहीं चाहिए, जो केंद्र इसका है। अब एक काम करिए, उसको फैला दीजिए, फैलाने के बाद ऐसे घुमा दीजिए, घुमाएंगे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है बेटा, तो R2 ग्रेटर है किसके तुलना में, R1 के तुलना में। तो अगर इन दोनों वृत्तों की केंद्र समान होंगे तो ऐसे 2 वृत्त सनकेंद्रीय कहलाते हैं। आप 3 वृत्त बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, आपके पास जितना मन कहे उतना बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 वृत्त होना चाहिए। तो अब डिफिनीशन देखें, एक ही केंद्र तथा विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्तों को सनकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। मतलब केंद्र तो उनका
एक होगा, लेकिन उनकी त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उस सिचुएशंस में संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अगला हेडिंग आता है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ ए सर्किल। देखिए आर्क ऑफ ए सर्किल क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। आर्क ऑफ सर्किल क्या है, वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ओ केंद्र वाला वृत्त है। अब हमने वृत्त के परिधि पर एक बिंदु ए ले लिया और एक बिंदु बी ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे कर दे, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा कर दे बेटा, गाढ़ा कर दे, तो ये हमारा जो ए बी होगा ना, चलो इसका एक नाम और कर देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ए सी बी। अब देखिए चाप ए सी बी, आप पढ़ रहे रेखा गणित, तो रेखा गणित में सिंबल का प्रयोग अधिक करिए, तब वो लगेगा कि रेखा गणित है। जब तक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं, मैथ में मैथमेटिकल डिजिट नहीं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तब तक ऐसे सब्जेक्ट का शोभा नहीं बढ़ता। ठीक उसी प्रकार से हमारे रेखा गणित में आप क्या करेंगे, सिंबल ही यूज करेंगे। तो चाप को हम चाप नहीं लिखते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसा लगाते हैं और वही चाप इंडिकेट करता है कि ये चाप है। तो हमने क्या कहा कि वृत्त के परिधि पर ए और बी दो बिंदु हैं, हमने इसको ऐसे कर दिया, इसका एक पॉइंट सी मान लिया। तो ये जो चाप होगा, इस चाप का नाम होगा ए सी बी, या आप शॉर्टकट ए बी कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे, लघु चाप। अगर हम इसी को ऐसे कर दे, कैसे कर दे भैया, इसको हम ऐसे कर दे, सपोज करिए डी कर दिए, तो अगर हम ए डी बी कर दिए, चाप ए डी बी, तो आप अब बड़का ले लिए हैं ना, तो जब बड़का ले लिए हैं तो इसका नाम होगा दीर्घ चाप। क्या होगा, दीर्घ चाप। इसको हम लघु चाप कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, दीर्घ चाप कहेंगे। अब आइएगा, चलिए हमने क्या कहा, नोट, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो चापों में विभाजित करता है। छोटे चाप को लघु चाप, देखिए छोटा चाप था तो इसको लघु चाप हमने कहा। इसके बाद में बड़े चाप को दीर्घ चाप, ये आपका बड़ा चाप है इसलिए इसका कौन सा नाप होगा बेटा, दीर्घ चाप होगा। इसके बाद अगला हेडिंग आता है आपके पास जीवा। जीवा क्या है, जीवा आप लोग भली बात समझते हैं, जानते हैं कि जीवा क्या है। आइए जीवा के बारे में भी देख लेते हैं कि जीवा क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है बेटा, हालांकि सर्कल है नहीं, लेकिन मान लीजिएगा, क्योंकि हाथ मेरा प्रकार है नहीं, फिसल जा रहा है, तो ये सपोज करिए इसका जो सेंटर है ना बेटा, वो ओ है। कितना है, ओ है। अब इसके बाद में आप क्या करिए, इसके परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम बी। अच्छा, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, तो मिला दिए गए, तो इसी ए बी को हम लोग इस वृत्त की क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अच्छा, ये आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए, तो ये भी क्या होगा आपके पास, ये जीवा ही होगा, लेकिन इसका नाम सी डी होगा। अब इस जीवा की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए छोटा है, जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ेंगे ना, उस जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। अब देखिए ये भी जीवा है, लेकिन अब ये एक विशेष जीवा है बेटा, इसे एक विशेष जीवा कहेंगे। ये जो हमारा पी क्यू है ना बेटा, वो एक विशेष जीवा है, क्योंकि ये पी क्यू इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा ही उसका व्यास कहलाता है। ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। जब कोई जीवा उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो वही जीवा उस वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। कोई पूछे आपसे कि बताओ एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप कह देंगे कि सर एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो उसकी व्यास होती है। ये भी जीवा है, लेकिन ये भी जीवा केंद्र से होकर गया है, तो इसका भी नाम होगा व्यास। ये भी आपके पास व्यास होगा, ये भी आपके पास व्यास होगा, और इसका दूसरा नाम बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। तो एक वृत्त की अनंत जीवा होती है, और एक वृत्त के अनंत व्यास होते हैं, और एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं भी होती हैं। चलिए
हमने लिखा है कि वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। फिर नोट में मैंने लिखा, और जब यही जीवा केंद्र से होकर जाती है तो वृत्त का व्यास कहलाती है। नोट दूसरा मैंने लिखा, एक वृत्त के अनंत जीवा, अनंत व्यास व अनंत त्रिज्या होते हैं। फिर इसके बाद में अगला हेडिंग हमने लिखा बेटा आपके सामने कि वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या जा, कहीं कहीं वृत्तखंड भी पढ़ते हैं। अब पता नहीं, हम लोग वृत्तखंड हमारे गुरुजी पढ़ाए तो वृत्तखंड ही पढ़ेंगे, अब आप वृत्तखंड भी कह सकते हैं। चलिए, नाम से स्पष्ट है वृत्तखंड, कभी कभी हम भी कह दे रहे हैं। देखिए, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वृत्त धन खंड, खंड का मतलब होता है विभाजन, तो वृत्तों का जो विभाजन होता है वही उसका वृत्तखंड कहलाता है। हमने लिखा, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज करिए ये हमारे पास सर्कल है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है भैया, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये केंद्र हो गया, और सपोज करिए इसका नाम ए बी कर दिया, तो ये जो हमारे पास होगा ना इतना वाला भाग, इस भाग को हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। बड़े वाले को बड़ा मतलब दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे वाले को क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। इतना जो भाग होगा वो लघु होगा, इतना जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इतना बातें समझ में आ गया। मतलब आपने वृत्त के बारे में जाना, ठीक है ना, परिधि के बारे में जाना, और समकेंद्रीय वृत्त के बारे में जाना, जीवा जाना, वृत्तखंड जाना, और वृत्त का चाप भी जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक हेडिंग आपको मैं और बताऊंगा, एक हेडिंग बताने जा रहा हूँ, वृत्तों का सर्वांग समता, जो कि हमें यही पढ़ना है आगे चल करके। थ्योरम जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वृत्तों की सर्वांग समता, वृत्तों की सर्वांग समता। तो जैसा कि हमने त्रिभुज आप लोगों को पढ़ाया होगा, अब सर्वांग समता वहाँ हमने बताया, किसी भी आकृति का सर्वांग समता, सर्वांग समता कहीं ना कहीं इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सर्वा धन अंग धन समता। हिंदी का संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, अपने मैथमेटिकल में कर रहे हैं। सर्वा का मतलब होता है सभी, अंग, और समता का मतलब समान। ऐसे आकृतियां जिसके सभी अंग हों समान कहलाता है सर्वांग समता। कोई आकृति सर्वांग समता हो सकता है जब उसके सभी अंग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हमें कोई आकृति नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें वृत्त के बारे में हमने लिखा है, वृत्तों की सर्वांग समता। तो वृत्तों की सर्वांग समता, दो वृत्त आपस में सर्वांग सम तब होंगे जब उसकी त्रिज्या समान होगी। दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा सर्वांग सम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस सपोज करिए 1 सेंटीमीटर है, एक वृत्त और है उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है बेटा। तो ये दोनों ही वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। और दो सर्वांग सम आकृति एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती हैं, एक दूसरे को ढक लेती हैं। मतलब क्या है कि आप देखे होंगे, सीडी का कैसेट देखे होंगे, कोई डिस्क देख लीजिए, समान आकृति के होंगे, उसको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, आप खुद बता देंगे कि इनकी त्रिज्याएं समान हैं, अर्थात ये दोनों डिस्क सर्वांग सम होंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो अगला लेक्चर मेरा होगा वो थ्योरम का होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।